ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मुलाकात और जीवन संगनी में खास दंपत्ति। अब देखिए मेघवाल जी, आपने भी देखा होगा संयुक्त परिवार की जो परिभाषाएं हैं वो खत्म होती जा रही है। एकल परिवार में लोग विश्वास रखने लगे, जाने लगे, लेकिन जैसे कि आपने कहा कोविड के अंदर यही संयुक्त परिवार जो है वो काम आया, यही चीज काम आई। इसे कैसे आप देखते हैं? ये कैसे आप देखिए लगता है कि होना चाहिए? मैं खुद महसूस करता हूँ कि हमें अच्छी कहानियाँ कहाँ से मिलती थी पहले? नानी से, दादी से, दादाजी से, पिताजी से, माताजी अगर कहानी कहती तो स्टोरी टेलिंग का जो सिस्टम था, जैसे वो कहानी क्या थी? मोरल कहानी तो मोरल वैल्यू की थी, लेकिन बच्चा संस्कार ग्रहण कर रहा था कि सत्य बोलेंगे तो जीवन में चरित्र निर्माण जो है स्वामी विवेकानंद जैसा होगा, हम नहीं डिगेंगे। वो जो संस्कार ग्रहण करने की जो परंपरा थी या उसमें कमी आई है, उसको हमें आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस विषय को आगे उठाया है। सबसे बड़ी कमी है इस विषय की इस समय, और ये संस्कार परिवार में ही सबसे ज्यादा ग्रहण करता है बच्चा जी, और मैंने महसूस किया इसका। इसलिए संस्कार निर्माण अच्छे हो जाए, चरित्र निर्माण अच्छा हो जाए, आदमी स्कूल में तो पढ़ लेगा ना, एबल तो बन ही जाएगा, कैपेबल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर पढ़ा लिखा भी आदमी है और अपने पिताजी की सेवा नहीं कर रहा है तो ऐसे भक्ति काम करेंगे क्या? बिल्कुल। और जो आज की तारीख में घटनाएं होती हैं वो आपने भी देखा होगा, वो संस्कार की कमियां हैं, कमी के कारण ही, कमी के कारण एक दूसरे को जैसे झगड़ा हो गया जी। और पति पत्नी, अभी हम जब चंद्रचूड़ साहब जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तब एक लोक अदालत लगी और मैं भी उसमें, मेरा इंटरेस्ट था, मैं गया। तो मैंने सीजीआई साहब से पूछा, मैंने कहा कितने केस निपटाए? सुप्रीम कोर्ट में फंक्शन था। तो उन्होंने बताया कि इतने निपटाए। मैंने कहा कोई फैमिली डिस्प्यूट भी आया क्या? कहा बोला हाँ, एक फैमिली डिस्प्यूट साउथ का एक केस आया है और हमने सेटल कर दिया। तो मैंने कहा आप मिला सकते हो मेरे को? तो वो मिला मेरे से। एक तो डॉक्टर खुद तो, और पत्नी साइंटिस्ट, और वो 25 या 26 साल से झगड़ रहे थे। तो लोक अदालत में इन्होंने उसको अटैच कर दिया, वहाँ सेटल हो गया, समझौता हो गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी शादी हुई होगी तब आपकी लोगों की उम्र क्या रही होगी? तो उन्होंने कहा साहब 23, किसी ने 24, ऐसे दोनों ने बताया 23 24 ऐसे, वो 1-2 साल का ही फर्क है, ज़्यादा उम्र नहीं। तो मैंने कहा अब आपका समझौता हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, लोक अदालत में, लेकिन आपने जीवन के 25 साल खराब कर दिए, ये पता है क्या आपको? और आप पढ़े लिखे लोग हो, एक डॉक्टर एक साइंटिस्ट है, और अब जाकर के ईगो आपका ठीक हुआ, पहले नहीं हो सकता था क्या? क्या नहीं, बहुत बड़ी गलती होगी हमसे। और अब हम महसूस करते हैं कि कोई फैमिली डिस्प्यूट होगा तो हम जाकर के सेटल कराने का प्रयास करेंगे। हमारी समस्या क्या हुई कि हमने एक दूसरे को किसी ने समझाया नहीं, हम एकल परिवार के लोग हो गए और कोई भी आकर के फूंफा या नाना हमें कहा ही नहीं कि समझौता कर लो। जैसे ही चंद्रचूड़ साहब ने हमें कहा तो हम दोनों थक गए थे लड़ते लड़ते, और फिर हमने समझौता कर लिया। इसका मतलब लड़ाई अगर पति पत्नी में हो रही है शुरू में, तो दादा दादी नाना नानी को देख लेता था तो पति को समझा देता था, पत्नी को समझा देता था, वहीं सेटल हो जाती थी घर में। और नहीं तो आगे गई तो समाज का कोई मुखिया कह देता था। अब कोई ना तो समझाने वाला ना कहने वाला। यही एक चीज बहुत, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अगर आप देखें, क्या मेघवाल जी को नहीं लगता कि आज अंकल और आंटी ने लगभग सभी रिश्तों पर कब्जा कर लिया? हाँ, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। और इसके कारण ये परिवार में जो है दुविधा पैदा हुई है, समझाने वाले लोग नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं है भाई, ऐसे नहीं चलता। पत्नी अगर ठीक नहीं चल रही है तो उसको ठीक करो, ये हमारे घर की बहू है, ऐसे समझाने वाले लोगों की कमी है। पति तुम्हारा ठीक नहीं है तो इसको समझाने की कोशिश करो। अब समझाने वाले नहीं है, एक दूसरे को लड़ने वाले और लड़ाने वाले, भिड़ाने वाले, और इसमें मोबाइल और योगदान दे रहा है। मोबाइल तो ऐसा एजुकेशन देता है कि अगर आपने देख लिया मेरी पत्नी से लड़ाई होगी तो वो मटेरियल दे देगा आपको सारा ही। ये भी एक बड़ी चीज है। एक बड़ा सवाल है, कितनी बार झगड़ा हुआ? नहीं, झगड़ा तो ये छोटा मोटा तो देखो दाम्पत्य जीवन में होता ही रहता है, लेकिन इसमें एक चीज और मैंने लिखा है। हाँ जी। पति पत्नी के झगड़े में पहल कौन करे बोलने की? जैसे हमारी झगड़ा हो गया, झगड़ा हो तो क्या करते? नहीं बोलेंगे, ऐसा कैसे कह दिया, इन्होंने भी सोच लिया कैसे कैसे कह दिया, मैंने भी सोच लिया वैसे कैसे कह दिया, ये ईगो। अब इसमें चिंतन मनन मंथन करने की प्रक्रिया जिस पत्नी में भी हो चाहे पति में हो,
तो उसमें सुधार होता है, फिर भी झगड़ा क्यों हुआ। लेकिन मैंने ये आपके माध्यम से भी कह सकता हूँ मैं, और मैंने इसमें लिखा भी है कि इसमें पहल पति को ही करनी चाहिए, और जब जब मैंने पहल की है और ये पिघले हैं, तब तक पिघले हैं। बर्फ भी पिघल जाती है जी, पहल करके तो कोई देखे, कोई पहल करता ही नहीं है तो झगड़ा आगे बढ़ जाता है। मैं क्यों करूं, मैं तो पति हूं। अरे भाई घर के मुखिया भी तो हो आप। अच्छा, जब राजनीति में आने का आपने मन बनाया, क्योंकि ये बहुत आप तो एक अधिकारी थे, आपके पास सारी चीज़ें थी, आपने छोड़ा, अपना पद छोड़ा, उसके बाद आप आए और भाजपा में ही आए आप। ये एक बड़ी चीज़ है। और भी दल थे वहाँ पे, आप किसी में भी जा सकते थे। तो ये जो चुनाव हुआ, क्या उसके अंदर भी आपकी अर्धांगिनी का योगदान? बिल्कुल योगदान था इनका, इसमें कोई शक नहीं है जी। पहले तो इन्होंने 96 और उस समय भी कोई टिकट दे रहे थे हमें। हमारा भाजपा से संबंध गहरा था, जैसे एक भारत विकास परिषद, जी, भारत विकास एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसमें जुड़ गया था। एक सेवा भारती में भी मैं जुड़ गया था, एक स्वदेशी जागरण मंच था जी, उसमें भी मैं जुड़ गया मतलब था। संघ की परंपराओं में आप जुड़े रहे। जुड़ गए थे। तो 96 में तो उन्होंने मना कर दिया, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी मत आप राजनीति में आओ। लेकिन जब 2009 में जब मैं आया, तब इन्होंने यस किया। तो 96 से 2009 तक आपको अपनी राजनीतिक इच्छाओं को मारना पड़ा। नहीं, टिकट ऑफर करते रहे मुझे। हाँ, मतलब लेकिन लेकिन ये कहते थे बच्चे छोटे हैं, बच्चे सेटल जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, ये ठीक ही कह रहे हैं। मतलब एचएम की परमिशन नहीं मिली। हाँ, 2009 तक। फिर जब मैं आईएएस में प्रमोशन होके चला गया, तो मुझे लगा अभी हमारी सर्विस बाकी है 5-6 साल की, क्यों हम इसमें करें। लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमारी एक सीट थी बीकानेर, उसमें से धर्मेंद्र जी उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, हमारे एक्टर। जी जी बिल्कुल। तो कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां बनी, लोगों ने कहा भी ये सीट अब बड़ी मुश्किल से जीत पाएंगे। वो वैसे आदमी बहुत अच्छे थे, लेकिन गए कम होंगे। तो वहाँ बोला भी बीजेपी यहाँ जीतेगी नहीं। 2008 में कांग्रेस का शासन आ गया, तो ये भी एक बिंदु आ गया कि भाई कांग्रेस का जहाँ शासन है राजस्थान में, 25 की 25 सीटें जिसका शासन होता है वो ले जाता है। तो हमारे यहाँ से कोई सीट भी, टिकट भी नहीं मांग रहा था, कम मांग रहे थे। बीकानेर से मांगने वाले 2-4 तो होते ही हैं, लेकिन तो ज़्यादा कोई पॉपुलर नाम नहीं था। बाकी टिकटें सेट हो रही थी, भाई यहाँ ये ठीक है, यहाँ ये ठीक है। फिर पार्टी ने सोचा बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, बीकानेर से चुनाव तो लड़ना नहीं पड़ेगा भाई। तो उन्होंने कहा साहब, एक आदमी श्री गंगानगर से टिकट मांगता था पहले, उसको इस बार बीकानेर से दे दें क्या। तो बोला कौन है, तो नाम तो थोड़ा परिचित था ही, क्योंकि पहले चर्चा होती रहती थी। फिर हमारा सर्वे करवाया, तो मैं एक ट्रस्ट चलाता हूँ इनके सहयोग से, भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट। वो हमारे बीकानेर में काफ़ी काम उस ट्रस्ट के माध्यम से होते हैं। गरीब बच्चों को पढ़ाना, जो गरीब परिवार होते हैं उनकी शादियां कराना। तो उसमें भी आपके यही है प्रधान ट्रस्टी यही है, यही जाते हैं। हाँ, हम तो इनके कार्यकर्ता हैं, यही मतलब करते हैं। पूरी की इन्हीं के पास है, पूरी की इनके पास ही है। यहाँ भी आप दिल्ली में भी देखेंगे। हाँ। तो मैं तो बाहर ज़्यादा रहता हूँ जी, घर से बाहर। जो मैस इंचार्ज है वो यही है, खाना यही खिलाते हैं अधिकतर लोगों को। नहीं, ये तो सभी कहते हैं कि अगर कोई भी है और खाना खाया कि नहीं खाया, ये भी और पूछते हैं। ये तो उस समय उस जो सर्च की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में मेरा नाम सर्वे में आ गया, और हम बीकानेर से 2009 में चुनाव। तो आपने परमिशन ली होगी कि भाई? इनसे तो ली है पूरी, इनके बिना परमिशन कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। हाँ, इन्होंने परमिशन दी कि बच्चे नौकरी लग गए, अब आप चुनाव लड़ सकते हो, तभी लड़े हो। और ये भी भाजपा में ही जाएंगे आप? है, हाँ, ये तो तय ही था, भाजपा में जाना है। भाजपा में फूल में जाना है इनको, भाजपा से कोई ज्यादा नाम नहीं हो, फूल वाली पार्टी में जाना है। फूल किसके पास है उसके जाना है। पूरे क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से चुनाव प्रचार आपने संभाला, तो एक कमान आपने भी संभाली होगी? हाँ, बिल्कुल संभाली, बिल्कुल संभाली पूरी कमान। ये महिला मोर्चा के साथ गांव में जाना, गलियों में जाना, दरवाजा खटखटाना, फूल को वोट देना भी, क्योंकि ये हिंदी कम जानते हैं, अंग्रेजी तो बिल्कुल ही नहीं जानते, मारवाड़ी में ही बात करते हैं। बिल्कुल। और एक कारखाने की आपने बात की कि बंदरवाल, वो हम देख भी रहे थे, अभी यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैं उसे दिखाऊंगा। इसमें चैप्टर है जी, इसमें चैप्टर है पूरा। एक क्या क्या बनाया जाता है उसमें, और इनको वो ख्याल कैसे आया कि ये बनाया? ये चैप्टर है, देख लो। हाँ, पूरा चैप्टर है, आप दिखा सकते हो जी। ये एक है। तो ये ख्याल कैसे आया इनको? ये इनका शायद इनहेरेंट है, बचपन से इन्होंने सीखा और फिर लड़कियों को सिखाया। अच्छा। और अब जो बनाते हैं वो गिफ्ट करते हैं, अभी भी अपना ही बना के। और अभी शाम को जो भोजन करना आएगा ना, उसको अपने हाथ से बना हुआ ही जो स्वस्तिक है
उसको गिफ्ट करेंगे और आपको भी देंगे, अभी देखना। नहीं, बिल्कुल, और हम तो लेंगे ही, क्योंकि एक हम सफ़र ऐसा सबको मिले जो इस तरीके से रहे। एक अगर आप देखें मेघवाल जी, आज के दौर में आपको राजस्थान को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि राजस्थान से पूरे भारत की संस्कृति को देखा जा सकता है, हम ये कहेंगे कि वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो लोक संस्कृति और लोक संस्कार और वास्तविक जो हमारे संस्कार हैं, उसमें आज राजस्थान को आप कहाँ खड़ा देखते हैं और कहाँ कमियाँ आपको लगती हैं कि अभी उस पर काम होना बाकी है? देखिए, राजस्थान की जो संस्कृति है वो अपनेपन की संस्कृति है जी। आव भगत की संस्कृति है। मेहमान जो आया उसका आदर करके उसको घर पे बुलाना, भोजन कराना, उसकी संस्कृति है। तो इस संस्कृति में तो अभी राजस्थान काफी आगे है, इसमें कोई नहीं, थोड़ी बहुत कमी आई होगी लेकिन फिर भी बहुत आगे है। दूसरा, कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करना, ये भी राजस्थानी संस्कृति का ही पार्ट है। और राजस्थान का आदमी बाहर गया, कोई बड़ा सेठ बन गया, राजस्थान के मेरे क्षेत्र के लोग बाहर बहुत गए हैं, जिनको मारवाड़ी सेठ बोलते हैं, बहुत गए हैं, तो उन्होंने भी वहां स्कूल खोली, कॉलेज खोला, अस्पताल खोला, गरीब बच्चों को पढ़ाया। तो ये जो परोपकार की भावना, जिसको हम फिलैंथ्रोपिक वर्क कहते हैं, ये राजस्थान में अभी भी कूट कूट के भरा हुआ है। कुछ जो कमी थोड़ी बहुत आई है वो परिवारों में झगड़ा तो थोड़ा बढ़ा है, तो मैं नैतिक शिक्षा की वकालत करूंगा और परिवार में जो टूटन हो रही है उसको ठीक करने के लिए राजस्थान के लोग भी आगे आ रहे हैं, आप जैसे लोग भी आगे आ रहे हैं। हमने ये कई सालों से हम इस काम को कर रहे हैं, कई बड़े बड़े लोगों ने इस पुस्तक को मंगाया भी है। ऐसा नहीं है कि इस पुस्तक की चर्चा नहीं है, इस पुस्तक की खूब चर्चा है। 50 से ज्यादा तो मुझे लगता है विश्वविद्यालयों में ये पुस्तक समीक्षा हो गई। बिल्कुल, ये बहुत बहुत जिसको हम समीक्षा कहते हैं ना, पुस्तक समीक्षा, क्योंकि पत्नी पे हर कोई पुस्तक लिखता नहीं है जी, तो इसकी समीक्षा बहुत हुई है। और समीक्षा होने के बाद फिर उनको ले लिया, ये तो हैप्पीनेस का चैप्टर है, फिर ये ले लिया पति पत्नी के संबंध अच्छे कैसे हो, उसका चैप्टर है। इसमें मेरे छोटे छोटे सूत्र हैं कि भाई झगड़ा तो ऐसा नहीं है मेरा नहीं हुआ, मेरा भी हुआ, लेकिन झगड़ा सेटल कैसे हुआ वो मैंने सूत्र दिए हैं। तो आपके भी कोई अगर छोटा मोटा झगड़ा है तो वो सेटल हो सकता है, लेकिन किसी को पहल करनी पड़ेगी। पहल करनी पड़ेगी, बिल्कुल। मैं देख रहा था आपने इस पुस्तक में सूत्र दिए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मतलब एक फेरों की बात हुई। अगर इसे देखें, षष्टम और सप्तम, 7 फेरे हैं ये। 7 फेरे हैं जी। ये क्या है, ये ख्याल कैसे आया? ये 7 फेरे को आपने एक पूरा उसे ब्रीफ किया है, उसका सारांश निकाला है, या ये आपका अपना एक्सपीरियंस है? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस ही है ये। मैंने देखा कि झगड़ा क्यों होता है। सबसे पहले जब कोई पत्नी बन के किसी के घर आती है, वो तो अनजान होती है ना, तो हम उसमें कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। मैंने इसमें कहा नहीं, ऐसा नहीं, वो जैसी है वैसी स्वीकार करो। पहले तो स्वीकारोक्ति की भावना सबसे पहले जैसे ही आ गई, कोई कमी है तो दूर हो जाएगी ना। लेकिन आप शुरू से ही कह देना अपने माँ के यहाँ ये नहीं सीखा, पिताजी के यहाँ ये नहीं सीखा, हमारा घर बड़ा है आपका घर छोटा है, ये कहने की कहाँ जरूरत है जी। आप स्वीकार करो पहले, और स्वीकार करने के बाद प्रकृति प्रेम जैसे करती है वैसे नेचुरल प्रेम करना सीखो। दुनिया क्या कहेगी इसको छोड़ दो अभी आप, लेकिन दुनिया क्या कहेगी उसमें आप उलझ जाते हो। ये ऐसे मैंने 7 इसमें फेरे लिखे। मतलब 7 फेरों को आपने इसमें अच्छे से अपनाया मैंने अपनाया। ये आपके एक्सपीरियंस भी है, लोगों के एक्सपीरियंस का ही पार्ट है, मेरा पूरा पार्ट है, पूरा एक्सपीरियंस का ही पार्ट है, और बहुत अच्छे लगते हैं 7 फेरे लोगों को। आप इसको तो इसमें आपने आपकी भी सलाह ली होगी? इनकी सलाह तो है ही कई बार। इस मारवाड़ी में कई ऐसी चीजें, इनकी गीत है इनके मारवाड़ी में। और जैसे स्वीकारोक्ति पहले ही फेरा है, प्राकृतिक प्रेम की ओर अग्रसर होना सीखें, दूसरा फेरा है। इसकी चिंता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे? मैं मेरी पत्नी से प्रेम कर रहा हूं, लोग कहेंगे तो कहेंगे। और आभार प्रकट करना सीखें, ये बहुत बड़ा बिंदु है। अगर इन्होंने सब्जी अच्छी बना दी तो हम क्यों नहीं कहें भाई आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन हम क्या कहेंगे? नमक कम डाला, आपने अपने प्यूर में कुछ सीखा नहीं। ये कहने की बजाय अपने ये कहो ना आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है। वो जो हमारे मेहमान आए थे वो बहुत तारीफ करके गए, तो ये इनके हैप्पीनेस इंडेक्स इंप्रूव नहीं होगा लाइफ का। अच्छा, कभी इनको ऐसा नहीं लगा कि राजनीति में आने के बाद इतने लोग आने लगे और बार बार परेशान करने लगे और हर टाइम आप बिजी रहने लगे, तो कोई सवाल नहीं उठाए?
नहीं सवाल ही उठा, मैं इसमें लिखा है ना मैंने, अकारण राय मत बनाओ, कहने में कुछ कहते ही होंगे ना, हम आए भोजन लेट मिला, ये तो मैं इनके प्रति राय इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने देख रखा है इनको कि ये तो भोजन कराने में रुचि लेते हैं, बात अच्छी करने में रुचि लेते हैं, तो अकारण राय अगर बन गई ना आपकी तो फिर संबंधों में खटास आता है। तो आगे अगला फेरा मेरा यही है, अकारण राय मत बनाओ, उसको वेरीफाई करो, ये भी एक विषय। और एक फिर अगला, अहंकार संबंधों को खराब करने में अहम भूमिका निभाता है, तो वो हमने किसी में भी हो सकता है, चिंतन मनन, हाँ किसी में, पति पत्नी में से किसी में, जी। तो वो हमने चिंतन मनन मंथन की प्रक्रिया से उसको करीब करीब हमने दूर ही कर दिया कि अभी काय को जीवन में इतना बड़ा पद मिला, सेवा का काम करो और सेवा में ही है। कोई बात होती है, कुछ लोग चिड़चिड़े स्वभाव के भी आ जाते हैं, तो भी हम शांत रह के सुन लेते हैं उनकी बात, ये भी सुन लेते हैं, हम भी सुन लेते हैं। और फिर भौतिक वस्तुओं से अत्यधिक लगाव खतरनाक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इनका है ही नहीं जी बिल्कुल ही। ये मेरे को सबसे बड़ी मदद की इन्होंने इसमें की है। नहीं तो कोई कहता है इनका घर इतना बड़ा है, मैं तो IAS अफसर था कि इनका इतना बड़ा घर है, अपना तो छोटा, ऐसा कहते ना, इन्होंने कहा ही नहीं। इन्होंने कहा अपन तो प्रेम से रहो, वही महत्वपूर्ण है, घर तो यहीं पड़े रह जाएंगे। तो ये जो विषय है, ये बहुत बड़ा विषय मैं समझता हूं इनके जीवन का है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आगे।